अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब हैपनिंग डे होगा कल कराची में, चूंकि नेशनल टीम कराची में कल पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें पहला प्रैक्टिस सेशन करेंगी। टेस्ट 17 दिसंबर से शुरू होना है और ये सामने आपके मनाज़िर है जनाब। इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें आज कराची पहुँच गई हैं, जहाँ सीरीज़ का तीसरा टेस्ट अब 17 दिसंबर से शुरू होगा। इसके साथ साथ जो आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और कल भी करेंगे, खासतौर पर आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश हमारे तक पहुँची है कि पीएसएल ड्राफ्ट पे बात की जाए। तो पीएसएल ड्राफ्ट पे हम कल पूरा डेडिकेटेड शो ऑन एयर करेंगे, आप देखिएगा। और फिर कल शाम को 5 बजे कराची के गोल्फ क्लब में पीएसएल के ड्राफ्ट हो रहे हैं, तो जनाब वहाँ से भी इंशाल्लाह एक एपिसोड हम रिकॉर्ड करेंगे, जो आप फिर 16 तारीख को देख सकेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ड्राफ्ट के हवाले से सवालात आप भेज सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, मुझे ट्वीट कर सकते हैं, और इसी तरह आप डीएन स्पॉट के यूट्यूब चैनल पे भी जाकर प्रोग्राम के एपिसोड के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। जनाब इस हवाले से कंप्लीट बात करेंगे कि पाकिस्तान को अब तीसरे टेस्ट के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है और उसके साथ साथ क्या टीम चेंजेस हो सकती हैं, इस बारे में बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद होंगे। इसी तरह नेशनल टीम कराची से आपको लेटेस्ट अपडेट और फुटेजेस दिखाएंगे कि ग्राउंड इस वक्त जो है वो कितना तैयार है, पिच क्या होगी। हमारे रिपोर्टर इमरान सिद्दीक हमें वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। तो जनाब लियोनेल मेसी, उनके फैंस बड़े खुश हैं क्योंकि अर्जेंटाइन पहुंची है सेमीफाइनल में और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। कल 3-0 से आउट क्लास किया आज क्रोएशिया और इसी तरह फ्रांस, जो कि आलमी चैंपियन का मुकाबला होगा। इसके हवाले से प्रोग्राम में जरूर बात करेंगे, रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस पर चलते हैं जनाब नेशनल टीम कराची में, जहाँ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच के लिए तैयारियां जारी हैं। हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा कि तीसरा टेस्ट यकीन तौर पर पाकिस्तान के लिए इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है कि अभी भी पाकिस्तान को एक तो प्राइड रिस्टोर करनी है, सेकंड पाकिस्तान अगर ये टेस्ट जीतता है तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से एक आउटसाइड चांस मौजूद रहता है, और फिर पाकिस्तान को अपनी तारीख में पहली मरतबा वाइट वॉश की जो एक शर्मिंदगी है उससे भी बचना है, क्योंकि वाइट वॉश आज तक कभी पाकिस्तान को अपने मुल्क में हुआ नहीं। कैसी तैयारियां हैं नेशनल टीम कराची के अंदर इस टेस्ट मैच के हवाले से? बिल्कुल गफ़ार, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मुल्तान से कराची पहुंच गई हैं और कहा जा रहा है कि आज आराम के बाद शायद कल से दोनों टीमें जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगी। और नेशनल स्टेडियम कराची की जो तैयारियों की बात है, तो पिच का जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है, डिजिटल बाउंड्रीज़ भी अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं नस्ब की जा रही हैं। उसके बाद जो है वो चेयर्स की सफाई का काम भी किया जा रहा है। टिकट्स की फ़रोख्त का ऐलान हो चुका है, टिकट्स जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और वीकेंड्स के टिकट जो हैं उसकी तो डिमांड थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जो वीकडेज़ हैं उसमें थोड़ी सी डिमांड हमें कम नज़र आ रही है। आउटफील्ड की अगर हम बात करें तो अच्छी आउटफील्ड है, ग्रीन आउटफील्ड यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। प्रैक्टिस के लिए पिचेस जो है वो तैयार कर दी गई हैं। तो तमाम तर अभी 2 से 3 रोज़ अभी बाकी ज़रूर है, लेकिन तैयारियाँ जो है वो अपनी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। तो बिल्कुल 17 दिसंबर से यहाँ पर दोनों टीमें तीसरे टेस्ट मैच के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी और उसके कुछ ही रोज़ बाद न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम भी यहाँ पर आएगी और 26 दिसंबर से नेशनल स्टेडियम कराची में टेस्ट मैच का आगाज़ होगा। इमरान, इसके साथ से बताइएगा, पिच के ऊपर काफ़ी बात हो रही है क्योंकि रावलपिंडी की पिच को भी डिमेरिट पॉइंट मिला। इसी तरह हमने देखा कि मुल्तान की पिच बेहतर थी क्योंकि वहाँ गेंद स्पिन हुआ, पाकिस्तान ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन कराची की जो पिच है इमरान, इसके हवाले से हमें क्या बता सकते हैं, इसका क्या तर्ज अमल रहेगा? और यकीन तौर पर पाकिस्तान को अपनी 11 और जो इंजरी मसाइल है, यानी कि नसीम शाह भी टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, शाहीन और हारिस पहली सीरीज से बाहर हैं, तो पाकिस्तान को ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल गफ़ार, जिस तरह रावलपिंडी की पिच को डीमेरिट पॉइंट दिया गया था और अब डीमेरिट पॉइंट 2 हो गए हैं और 5 अगर रावलपिंडी के होते हैं तो उसको मेज़बानी से महरूम किया जा सकता है। उसी को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या नेशनल स्टेडियम कराची में एक मतवाज़न पिच बनाने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड स्टाफ अब भी पिच की तैयारी में मसरूफ़ है। अगर हमारे कैमरामैन आपको थोड़ा सा दिखा सकें मूव करके, ग्राउंड स्टाफ हमें ये बीच वाली जो सेंटर वाली पिच है, कहा जा रहा है कि ये मैच के लिए तैयार की जा रही है और ऐसी पिच होगी जिसमें बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के लिए कुछ ना कुछ होगा और मतवाज़न पिच जो है वो तैयार की जाएगी। क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो कि आईसीसी के मैच रेफरी हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये लिखा था कि वो एक मतवाज़न पिच नहीं थी रावलपिंडी की और उसमें बैट्समैनों के लिए तो काफ़ी हेल्प थी, लेकिन बॉलर्स के लिए उसमें कुछ भी नहीं था। तो उसको देखते हुए ये हॉट टॉपिक है अभी, आपको पता है पिचेस का पाकिस्तान में, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई थी, जब भी
एक डीमेरिट पॉइंट मिला था पाकिस्तान को, और अब एक मरतबा फिर एक गलत हेडलाइन बनी है पाकिस्तान की दुनिया क्रिकेट में। और अब यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में एक तो स्पिन विकेट, ये भी कहा जा रहा है कि स्पिन भी होगी विकेट, क्योंकि सकलैन मुश्ताक ने जो परसों मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हम 2 टेस्ट मैच काफ़ी क्लोज जाके आ रहे हैं, तो अब तीसरे टेस्ट मैच में भरपूर जवाब देंगे इंग्लैंड को। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी पसंदीदा पिच मिलती है, क्योंकि पहले टेस्ट के बाद अगर बाबर आजम से जो सवाल हुआ था कि क्या आपने जो पिच बनवाई थी वैसी बनी, उन्होंने कहा कि जो हमने पिच मांगी थी वैसी नहीं बनी। अब देखना है कि कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट या कप्तान को या बॉलर्स को वो। बहुत शुक्रिया इमरान। यकीनी तौर पर पिच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पाकिस्तान चूंकि ऑलरेडी हमारे पास जो मसाइल हैं उसको देखते हुए हमने अपनी स्ट्रेंथ पर बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं इस टेस्ट पे बात करने के लिए पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ, जो कि इस वक्त हमें स्काइप के लाहौर से ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया रऊफ ज्वाइन करने के लिए। 2-0 से तो हम हार गए सीरीज़। 60 साल में इंग्लैंड से 2 टेस्ट में जीता रऊफ, और अनफॉर्चुनेटली 10 दिन के अंदर इंग्लैंड ने 2 टेस्ट मैचेस जीते और उन्होंने तारीख रकम कर दी। रऊफ क्या गलतियाँ हैं, क्योंकि दुनिया भर में, अब बांग्लादेश को भी देखें तो वो अपनी जो होम कंडीशन है पूरा उसका फ़ायदा उठाते हैं, बट हम तो ठीक है वनडे और T20 वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं, पर इसका मतलब क्या ये है कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाए टेस्ट फॉर्मेट से, और अपने होम ग्राउंड पे 2 मुसलसल शिकस्तें खा चुके हैं टेस्ट सीरीज में? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने मेंशन किया, तो इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बीट किया था, और उसके बाद अब एक कंप्रिहेंसिवली जो इंग्लैंड की टीम है वो ये सीरीज जीत चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि एक नहीं, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक है। एक तो मेरा ख्याल है कि जो डिफेंसिव अप्रोच है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और जो इनकी मैनेजमेंट है और जो आई ऑफिशियल्स है उनमें, क्योंकि इनके हमेशा जो सरपरस्त उसके बादल मंदारे होते हैं, और वो ना तो जो यंग जो बच्चे हैं, जो परफॉर्मर हैं, उनको चांस दे सकते हैं सही तौर पर, और ना ही प्रॉपरली पिचेज बना सकते हैं ताकि उन पर एक स्पोर्टिंग क्रिकेट हो और देखने वाले इसको एंजॉय कर सकें। तो ये जो डिफेंसिव अप्रोच है वो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में नजर आती है, और उसके बाद जो पाकिस्तान की टीम जब खेल रही होती है तो उसमें भी डिफेंसिव अप्रोच नजर आती है। उसके बाद जो दूसरा सेकंड सबसे बड़ा इशू है आपकी फास्ट बॉलिंग का है कि एशिया कप में आपके 5 बॉलर थे और 5 अनफिट थे, और उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक, जो आप इसको कह सकते हैं कि मजाक बनवाया था। उसके बाद वो जो शाहीन अफरीदी है, उनकी इंजरी कैरी होती रही, इनको पता नहीं चला, वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो गई, वो अनफिट हो गया। और अभी ये जो सीरीज है इंग्लैंड की, इसमें भी आपके जितने भी प्रीमियर फास्ट बॉलर थे सारे इंजरी की वजह से बाहर हो गए। अब मसला ये है कि जो इनकी रिप्लेसमेंट पे जो इन्होंने बॉलर्स खिलाए हैं, वो किसी भी तौर पर आप उसको नहीं कह सकते कि वो जो टेस्ट का म्यार है उसके काबिल हैं या उस पर पूरा उतरते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो पाकिस्तान की जितने भी ये कोचिंग स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा फास्ट बॉलिंग का, नेशनल से डोमेस्टिक तक, सब बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। उसके बाद अगर आप बैटिंग की तरफ आएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसे एस्टेब्लिश बैट्समैन है जो पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस जितवा सकते हैं। और उसका सबसे बड़ा देखे कि एक एग्जांपल है कि आपने एक बिल्कुल स्लो और बैटिंग ट्रैक तैयार करवाया है रावलपिंडी में, और उसके बाद मुल्तान में भी एक डेड पिच तैयार करवाई है। उस पर भी आपके जो 6 बैट्समैन हैं, 6 वो आउट हुए, लेग स्लिप में फास्ट बॉलर से आउट हुए हैं, और उसमें 5 जो आपके बैट्समैन हैं, 5 या 6 बैट्समैन वो जो रूट जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर है उनसे आउट हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्री है, क्योंकि अगर आप की प्रिपरेशन कंप्लीट है और आपके पास इस लेवल के बैट्समैन हैं, तो अगर पार्ट टाइम बॉलर इन पिचेस पर आता तो ये तो उनके लिए सोने पे आगे के काम करता है। आप आपकी जो 50 रन की इनिंग है आप उसको 100, 150, 200 रन से कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो पार्ट टाइम बॉलर आता है तो आपकी टांकें कांपना शुरू हो जाती हैं और आप उसको विकेट दे बैठते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि सोचने वाली हैं पाकिस्तान। रूफ, पाकिस्तान डोमेस्टिक के वेटरन्स हैं, जितने आपने मैचेस खेले हैं और जितनी आपकी विकटें हैं, बहुत अच्छी तरह आपको अंदाज़ा है कि क्या स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट अब हमारा था और रह गया है। चूँकि एक ज़माने में तो जब हमारे पास वसीम वकार जैसे बॉलर थे या शुएब अख्तर थे या फिर आसिफ आमिर आ गए, राना नवीद बीच में आए, जिन बॉलर को चांस नहीं मिलता था, जैसे अनफॉर्चुनेटली आप जितना डिजर्व करते थे उतना खेल नहीं सके यासिर अरफात, लेकिन हमेशा एक चीज़ कही जाती थी कि बैकअप पड़ा हुआ है। बहुत अच्छे और मंजे हुए फास्ट बॉलर आप लोग थे, लंबी लंबी बॉलिंग की, 150 फर्स्ट क्लास मैचेस, 600 विकटें, 700 विकटें, 500 प्लस विकटें, 30-30 5 आउट किए हुए हैं, 10 विकटें ली हुई 4-5 मरतबा, तो एक स्टैंडर्ड नज़र आता था बैकअप। अब रऊफ क्या सूरत हाल है? क्या अब्बास, मीर हमजा या हसन अली जैसे बॉलर्स को यकसर नज़रअंदाज करना, क्या ये आपको लगता है कि ये भी इस काबिल नहीं रहे कि जो सिलेक्शन कमेटी समझती है, या जो बॉलर अब हम देखते हुए खेल रहे हैं, मुझे किसी का नाम लेने का यहाँ शौक़ नहीं है, चूँकि
उसे दिल आज़ारी होती है, लेकिन मैं सिर्फ एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो अब डेब्यूज़ होते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि ये तैयार नहीं है। सो रऊफ, प्रॉब्लम क्या है? क्या हम सिलेक्शन सही नहीं कर रहे 11 की, या टैलेंट मुकम्मल तौर पे इस तरह का हो गया कि जिसको हम खिलाते हैं वो अब एक मीडियोकर बॉलर लगता है? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। जब आप मैनेजमेंट में इंडल्ज करते हैं पीपल्स को और सिलेक्शन कमेटी में, तो उनका जो आप पास्ट है वो इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुरी तरह मजरूह किया होता है। उनको किसी ना किसी मॉरल बैकग्राउंड पर उनको अपने टीम से बाहर किया होता है, या उनके कोई दूसरे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको पहले सजा दे चुका होता है, और उसके बाद थोड़े अर्से के बाद उन्हीं लोगों को दोबारा बड़े उहदों पर लाकर उठा देते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनकी एजुकेशन इस मैयार की नहीं है कि वो आपको बच्चों को आगे रिक्रूट करके, डेवलप करके और तैयार करके दे सके। और दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने जो स्टैंडर्ड है फर्स्ट क्लास का, वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान और ब्राज़ील दो ऐसे कंट्रीज़ हैं। ब्राज़ील फुटबॉल के हवाले से अपने नेचुरल टैलेंट की वजह से मशहूर रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। जी जी। पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने या ब्राज़ील की जो फेडरेशन है, उन्होंने कभी भी प्लेयर डेवलप नहीं किए। इनके पास नेचुरल टैलेंट हमेशा नीचे गली मोहल्ले से आता है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह आप जानते हैं कि टेबल क्रिकेट हर बच्चा खेलता है। मगर अब काफ़ी अर्से से ये है कि जब आपने 6 टीमें बनाई हैं 24-25 करोड़ की आबादी के लिए, तो उसमें जो यंग जनरेशन है, जो जिन्होंने ऊपर आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था, नेचुरल टैलेंट है, उसके लिए कोई डोर्स नहीं रह गए। उनके लिए कोई विंडोज ऐसे नहीं है कि वो जाकर अपना टैलेंट एक्सप्रेस कर सकें और पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये रहता है कि इनके पास वही 6 टीमों में जो उनके पास प्लेयर्स आते हैं, उन पर ही इनको डिपेंड करना पड़ता है, और वो इस काबिल नहीं है। जिस तरह का आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है पिछले 4 साल में, वो बुरी तरह नाकाम साबित हुआ कि उसमें आप देखें कि 90% मैचेस जो आपका फर्स्ट टाइम आपने इंट्रोड्यूस कराया था, ये ऑस्ट्रेलिया स्ट्रक्चर, उसमें ड्रा हुए। उसके बाद जो सेकंड सीजन हुआ था उसमें 95% मैचेस ड्रा हुए। इस करंट सीजन में आपके 85% मैचेस ड्रा हुए। तो ना तो पिचेस आप म्यारी बना सके, ना आप प्लेयर म्यारी प्रोड्यूस कर सके, और ना ही आप कोचेज इस म्यार के डेवलप कर सके हैं जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट करते और प्रॉपर बच्चों को कोचिंग कर सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये मेरा ख्याल है कि आगे जाकर पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। कि यही वजह कि एक ऐसा कंट्री जिसकी ज़मीन हमेशा से फास्ट बॉलिंग के हवाले से जरखेज रही है, सरफराज, नवाज फजल, महमूद, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, एक लंबी लाइन है। मगर आज उसके पास देखेंगे एक टेस्ट मैच खिलाने के लिए 2 उसके बॉलर्स अनफिट हुए, तो इनके पास कोई सेकंड ऑप्शन बाकी नहीं बची है। तो ये अब मेरा ख्याल है कि जो हाई ऑफिशियल्स हैं उनको देखना पड़ेगा, बजाय कि अपने दोस्तों को oblige करने के। आप कितने अरसे से जो आपके दोस्त हैं या आपके साथ खेले हुए हैं, उनको आप oblige कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ ओहदों पर। तो ये एक टाइम है कि आप मेरिट पर लोगों को लाएं जो रिक्रूट कर सके, जिनकी एजुकेशन काबिल है, जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, जो बारीकी से सिस्टम को समझते हैं, तो वही इसको डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, रऊफ ने निशानदेही की कि स्टैंडर्ड ऑफ बॉलिंग पाकिस्तान का एक से बाद एकदम से ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे हम तैयार नहीं हैं टेस्ट मैचेस के लिए। रऊफ, बताइएगा कि अब शाहीन शाफी इंजर्ड हुए, उसके बाद मोहम्मद, उसके बाद हारिस रऊफ इंजर्ड हुए, और अब तो हसनैन भी सॉरी जो नसीम शाह वो भी इंजर्ड हो गए। लेकिन आपको हैरानगी हो रही है कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं कॉल की जा रही है। ऐसे लगता है जैसे हमारे पास बहुत सारे फास्ट बॉलर मौजूद हैं, जबकि हम अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि परफॉर्म करने वाला कोई है नहीं। ये क्या इंडिकेट करता है? रिप्लेसमेंट का ना लिया जाना, चूँकि रिप्लेसमेंट तो रऊफ होम सीरीज़ में वैसी ले ली जाती है कि चलें आप किसी यंगस्टर को ग्रूम कर लेते हैं या किसी को साथ रख लेते हैं, बट ये 2 प्लेयर इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए, बट हम किसी को लेने को तैयार नहीं है। क्या माइंडसेट है? देखिए, सबसे बेसिक चीज़ ये है कि जो टेस्ट क्रिकेट है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, वो आपकी प्रायोरिटीज़ में शामिल ही नहीं है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में आपकी सिर्फ T20 क्रिकेट आती है, और उसी के टूर्नामेंट्स वगैरह करवाते हैं, और उसी के लीग्स करवाते हैं, और उसी पर सारा पैसा भी ज़ाया करते हैं, और उसकी एफर्ट्स भी उसी पे लगाई जाती हैं, और उसी की परफॉर्मेंस पर जो लड़के हैं उनको रिक्रूट करके पाकिस्तान की टेस्ट और वनडे टीम में डाल दिया जाता है। अब जो बेसिक क्या है, जो फास्ट बॉलिंग की जो फास्ट बॉलिंग की बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो एक तो आपकी अलाइनमेंट होती है, उसके बाद बैलेंस होता है, आपका एक कॉरिडोर होता है, उसके बाद जो आपकी जो डायरेक्ट जो आपकी मोशंस होती हैं वो टुवर्ड्स टारगेट होती हैं, ताकि एक लाइन में सारी आपकी बॉडी लाइन्स रहें। उसके बाद फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें या टेस्ट क्रिकेट खेलें। तो ये जो बॉलर इन्होंने असल में जो प्रोड्यूस किए हुए काफ़ी अर्से से, ये सिर्फ 2 या 4 ओवर वाले बॉलर्स हैं, जिनकी जो अलाइनमेंट है, या जो उसका बैलेंस है, या जो उनकी मूवमेंट। तो रऊफ, जो कहता है कलामी मीर हमजा या अब्बास या इसी तरह अगर हसन अली की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी टेस्ट की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, उन्हें 2 मरतबा 10 आउट किए हैं पिछले 2 साल के अंदर, वो शायद लिमिटेड ओवर्स में इतना अच्छा नहीं थे। तो वो क्या करें? वो लोग बैग पैक करें, घर चले जाएं? देखिए, मैंने आप ही के प्रोग्राम में, आपको याद होगा कि जब हसन अली को ये T20 और वनडे खिला रहे थे, तो मैंने यहाँ पर बात की थी कि हसन अली को इस फॉर्मेट में नहीं खिलाना चाहिए,
क्योंकि वो 10 विकेट टेस्ट क्रिकेट में ले रहा था, इसका मतलब था उसके पास कोई एक्सेप्शनल चीज़ है जिसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट में 10 आउट कर रहा है। मगर इनकी जो मिसमैनेजमेंट थी और इनकम्पिटेंसी की वजह से उसको मुसलसल उस फॉर्मेट में चांसेस दिए गए जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहा था और आउट ऑफ फॉर्म था। और ये इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो इसी वजह से तीनों फॉर्मेट से ही बाहर हो जाएगा, और अभी ये उसका एंड रिजल्ट यही निकला कि वो तीनों फॉर्मेट से बाहर हो गया। उसके बाद जो आपकी बात की है अब्बास को इनको कैरी ऑन करना चाहिए था, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टीम बॉलर था पाकिस्तान के पास, जो बाहर की कंडीशन थी उनमें भी परफॉर्म कर रहा था, और उसके पास बेसिकली जो विकेट और रफ काउंटी के अंदर खेल कर आ रहे हैं मुसलसल, वो वहाँ पे इंप्रेस कर रहे हैं, वहाँ के माइंडसेट को समझते हैं, इन्हीं इंग्लिश क्रिकेटर से खेलते हैं। ही इज़ गुड इनफ फॉर द काउंटी सीजन, काउंटी टीम्स, बट नॉट फॉर पाकिस्तान। ये हमारे पास ये क्यों बहस शुरू हो गई है रऊफ के? कल कामान अकबल मेरे शो में ये बात कर रहे थे कि हमने बहुत हवा बना ली है कि जी 140 का बॉलर होना चाहिए, 150 का बॉलर, जिनकी लाइन लेंथ अच्छी है, तजर्बा है, इसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। क्या आपको लगता है सिलेक्टर्स भी सिर्फ स्पीड वाले बॉलर ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही उनका ये मैंने आपको इसी के शुरू में कहा था कि उनका माइंडसेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट का नहीं है। उनकी सारी जो एनर्जीज हैं वो सारी की सारी T20 में, और प्रायोरिटी उनकी T20 है। यही वजह कि आपको जो टेस्ट में भी आपको T20 फॉर्मेट के लोग नजर आते हैं। इसी तरह मैंने बात की है कि जो आपकी डायरेक्शन है वो टेस्ट की डिफरेंट है और जो T20 की डिफरेंट है। और जिस तरह अभी जो एंडरसन खेल रहे हैं, रॉबिन्सन खेल रहे हैं, उनकी जो जितने भी उनके अलाइनमेंट है सारी टेस्ट क्रिकेट के लिए काबिल, और उसी में आउट कर रहे हैं। अब्बास को भी पता था कि उसकी जो विकेट कैसे लेनी है टेस्ट क्रिकेट में, और उसको विकेट लेनी आती थी, मगर उसको स्पीड का बहाना बनाकर बाहर कर दिया गया। इसी तरह हसन अली इस फॉर्मेट में बहुत अच्छा था, उसको बाहर कर दिया गया, उसको T20 और वनडे फॉर्मेट खिलाया गया और फिर बाहर कर दिया गया। अब मीर हमजा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर था, काफी अर्से से डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, लंबी क्रिकेट का बॉलर है और उसके पास हर वैरायटी भी है, सारा कुछ था, मगर उसको इनकी हट दर्मी और इनकी जो बिटाईपन था उस बरकरार, और उसको किसी तौर पर भी ये चांस देने को तैयार नहीं है। तो इसमें आप इनको क्या कह सकते हैं, जब आपकी प्रायोरिटीज ही ना हो, जब आपका जो एक इस लेवल की आपके अंदर एक थिंकिंग ही ना हो, तो फिर अच्छा रुक, वक्त की कमी मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मोहम्मद अली की जो परफॉर्मेंस है, क्या एक तो बता दीजिएगा जल्दी से कि क्या वो तीसरा टेस्ट डिजर्व करते हैं, और दूसरा फिर तो मोहम्मद वसीम जूनियर बचे, तो क्या मोहम्मद वसीम जूनियर का भी आप डेब्यू करा देंगे? एक और T20 और वनडे बॉलर को आप फौरन से डेब्यू कराएंगे? पता नहीं उनकी फिटनेस कैसी है, कहीं वो भी इंजर्ड ना हो जाएं, तो हम करने क्या वाले हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे एक और डेब्यू होने जा रहा है। देखिए वो तो स्ट्रगल, जो वसीम मैच जूनियर है वो तो जो नया बॉल है उसके साथ वो तो T20 में भी स्ट्रगल करते हैं, तो टेस्ट मैच वो किस तरह खेलेंगे? उसके बाद मेरा ख्याल है कि अगर उनको इस फॉर्मेट के लिए खिलाया कि वो उनको जो आप रिवर्स बॉलिंग के लिए और डेप्थ ओवर के लिए उनको रखा, तो मेरा ख्याल कि डुअल डेप्थ बॉलिंग तक इतना कुछ बचेगा कि इंग्लैंड की टीम आपके बैट्समैन इतना कुछ छोड़ेंगे कि आप उनको डेप्थ पे आउट करें। वो तो शुरू में इतना आपको हैवीली कास्ट कर जाएंगे कि आपके लिए डेप्थ तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि इनको थिंकर बुलाना चाहिए। और मोहम्मद अली की जो आपने बात की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना टू अर्ली, उसका थोड़ा सा जो वेट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो भी इतना अच्छा है कि उसको वो लंबी दौड़ में कामयाब हो सके। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद थे। किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था पहले टेस्ट मैच में, जब पाकिस्तान ने 506 रन कंसीड किए थे, तो उन्होंने लिखा, हमने T20 की बॉलिंग खिलाई तो इंग्लैंड ने T20 वाली बैटिंग कर डाली। इसी पर प्रोग्राम में क्रिकेट का सेगमेंट यहाँ इख्तिताम पसंद करते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि क्रिकेट के अलावा जो दीगर खेल हैं उनके खिलाड़ी, उनकी भी हौसला अफजाई की जाए। और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा खेल है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि नौजवानों का इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन भी अब रेगुलर हो रही है, फेडरेशन अच्छा काम कर रही है, और साथ साथ मेडल्स भी आना शुरू हो गए हैं। और हमें आपको याद होगा लास्ट वीक भी जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए जा रही थी, तो हमने इनको इनवाइट किया था। और बड़ी खुशी की बात है कि हमें यहाँ भी ब्रॉन्ज मेडल, जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप होती है, वेरी टफ एंड मुश्किल टूर्नामेंट है, लेकिन यहाँ भी इन जो है परफॉर्मेंस हमें अच्छी दिखाई दी, मेडल मिला। और इसी तरह एशियन में तो हमने 4 मेडल जीते। तो एशियन जो चैंपियनशिप थी उसकी गोल्ड मेडलिस्ट, और इस वक्त जो वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, शहजाद कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और उनके साथ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी और बड़े पुराने सर्वेंट हैं इस खेल के पाकिस्तान में, सोहेल अनवर साहब, आपको खुशामदेद। सबसे पहले शहजाद साहब, वर्ल्ड जब चैंपियनशिप होती है कोई भी एशियन के बाद, एक तो पहले इसके बारे में बताइएगा, जहाँ कितने कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे थे, फिर उसके साथ साथ मुकाबला कितना सख्त था, और ब्रॉन्ज मेडल पे तो मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत ज़्यादा ना वो इत्तेफाक किया होगा, शायद आप चाहते तो यही था कि गोल्ड जीता जाए। बिल्कुल, ये कि मुकाबला काफ़ी टफ था, और कंपटीशन में लड़के भी काफ़ी टफ थे, और काफ़ी मुल्क कंट्रीज़ अच्छी है, मतलब सारे प्लेयर तैयारी पे होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का इवेंट छोटा नहीं होता है। जी, बड़ा इवेंट था, उसमें सारे लड़के अच्छे थे, और कंपटीशन काफ़ी टफ था, मगर ये क्या अल्लाह का शुक्र था, अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी,
तो ब्रॉन्ज मेडल दिया, पर ये कि मेरी कोशिश तो ये थी कि गोल्ड लेकर आएँ, पर ये कि चलें, ये भी बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है सोहेल, आप तो बड़े पुराने इस खेल के पाकिस्तान में सर्वेंट हैं और कराची के लोग जानते हैं आपको बॉडी बिल्डिंग के हवाले से और जितनी आपकी सर्विसेज हैं। इस खेल में मसाइल बहुत हैं, यानी कि पैसा चाहिए, इसी तरह बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क चाहिए और इसमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है, तो डेफिनेटली एक इंडिविजुअल की अपनी कोशिश भी बहुत होनी चाहिए। तो सेटिस्फाइड हैं जो एशियन में परफॉर्मेंस रही, बट मुझे पता है कि वर्ल्ड में आप चाहते होंगे कि एक से ज़्यादा मेडल आए, ये मुझे पता है आपका, जितनी आप लोग मेहनत करा रहे थे। बट चलिए, एशियन के मुकाबले में वर्ल्ड में मेडल आना भी बड़ी बात है। बिल्कुल गफ़ार, सबसे पहले तो शुक्रिया डॉन टीवी का और आपके प्रोग्राम का, आपने इनवाइट किया हमको, और बॉडी बिल्डिंग को आपने जो अब सपोर्ट कर रहा है मीडिया, सबसे बड़ी चीज़, जिससे शौक बढ़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात इस शौक का ये फ़ायदा है कि बॉडी बिल्डिंग नहीं हो रही। जितने जिम्स खुले हैं वहाँ बॉडी बिल्डर्स के साथ हेल्थ के लिए आम आदमी भी फिटनेस के लिए जा रहा है, बच्चे या बूढ़ा जवान, जो कि फिर नशे और दूसरी चीज़ों से दूर रहता है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली तौर पर। ठीक है। अब रही बात ये कि हमारी जो हमने एशिया के अंदर परफॉर्मेंस दी, उसके अंदर बड़ी तैयारी थी, और पिछले वर्ल्ड में भी जो कि ताशकंद में हुआ था पिछले साल, उसमें भी हमने 4 मेडल लिए थे। वो नया कोविड के बाद गए थे, टीमें उतनी टफ नहीं थी। इस दफ़ा जाहिर टीमें थी इस बार, टोटल इवेंट के बारे में बताइएगा। 44 कंट्रीज थे थी, और तकरीबन अबव 500 एथलीट्स थे टोटल कैटेगरीज में। तो उसमें से मेडल निकालना आसान काम है, जहां पर आपके मुल्क को कोई सपोर्ट नहीं होती है। बाहर किसी मुल्क में अगर वो एक मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल पे $10,000 मिलते हैं एक एथलीट को, गवर्नमेंट जॉब होती है, सब होती है। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी ए टीम जो है वो सारी डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट के लोगों को क्योंकि जाने की इजाज़त नहीं होती। अगर वो जाएं तो इस मुल्क के लिए इतने मेडल्स आ जाएं कि हर प्लेयर मेडल है। जैसे कि इंडिया में भी उनके वो आते हैं, जितने डिपार्टमेंट है, रेलवे, उनका पुलिस, सब आते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डिपार्टमेंट के एथलीट्स को आज़ाद किया जाए, वो इंटरनेशनली किसी भी प्लेटफॉर्म पर उन्हें एनओसी दी जाए, ताकि वो जाके पाकिस्तान के लिए मेडल ला सकें। ठीक है, शिदात बताइएगा, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, वही बात कि जो हार्ड वर्क है वो कितना है। फिर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे सोहेल ने कहा कि ये सेगमेंट देखकर बहुत सारे, जो कि बॉडी बिल्डिंग तो आपको पता है हर गली मोहल्ले में और अच्छे इलाकों में और छोटे इलाकों में भी आपको बॉडी बिल्डिंग क्लब बन जाते हैं, लेकिन वो जो नॉर्मल तरीके से हो रहा होता है, जो आप लोग जिस तरह प्रोफेशनली और फिर आपको मुकाबला करना है, ये बहुत फ़र्क है। लेकिन जो लड़के आपको देख रहे हैं, जो चाहते हैं, बड़ी मैंने देखा है कि वो अपने ज़िंदगी से ये कोई वक्त निकले ना निकले किसी के लिए, वो अपनी फिटनेस के लिए वक्त ज़रूर निकालते हैं। क्या उनको कहना चाहेंगे कि एक आम बंदा जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है और एक वो बंदा जो आपकी तरह प्रोफेशनल होके आगे पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसके लिए क्या उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको तो पैगाम ये देना चाहूँगा कि अच्छा, अगर उनके अंदर ये चीज़ करने का है, हौसला है, तो वो तो आएँ, ताकि हमारी टीम में ही आएँ, ताकि हमारी टीम और मजबूत हो और पाकिस्तान के लिए खेलने जाएँ, पाकिस्तान का नाम रोशन हो। क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स हमारे साथ होंगे, इतने मेडल्स आएंगे, तो हमारे मुल्क का नाम आगे जाएगा। क्योंकि इस तरीके से जैसे इंडिया के प्लेयर्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो हमारे ज़रूरी नहीं है डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं जा रहे हैं, पर हमारे पास प्लेयर्स जब ज़्यादा हो जाएंगे, प्लेयर्स अच्छे होंगे और उनकी कंडीशनें अच्छी होंगी, जब वो मेडल्स लेकर आएंगे तो हमारे पास मोराल फिर हमारा ऊपर जाएगा। और क्योंकि अभी हम कुछ प्लेयर जाते हैं, तो कुछ प्लेयर का मतलब होता है बहुत कम होना। ज़्यादा प्लेयर्स होंगे तो ज़्यादा मेडल्स होंगे, पोजीशनें भी ज़्यादा आएंगी, तो उससे पॉइंट्स लेवल भी हमारा बढ़ेगा, तो हमारा ठीक है। मोराल ऊपर जाएगा। जैसे शिदात ने कहा, यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग इस खेल में पार्टिसिपेट वैसे कर रहे होते हैं, जो कि हर कोई जाता है जिम में, बट इस लेवल पे आने के लिए फिर वो क्या है, और आप या आपकी फेडरेशन को क्या जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं? देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये कि यंगस्टर्स को मैं कहूँगा, आजकल के यंगस्टर हर चीज़ ना शॉर्टकट चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं 2 महीने 3 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं। अगर आपने वर्ल्ड लेवल पे कहीं जाना है तो आपको कम से कम 2 साल की तैयारी है कंटिन्यूस, कम से कम। तैयारी कैसे? तैयारी सबसे बड़ी चीज़ डेडिकेशन, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, खाना है, एक्सरसाइज टाइम पे करनी है, अपनी सोशल लाइफ खत्म कर दें। डेफिनेटली हमारे हर खेल में एथलीट क्या हो गए हैं कि वो मोबाइल का इस्तेमाल, रात भर जागते हैं, नींद पूरी नहीं होती, तो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते किसी भी खेल में, नॉट इन बॉडी बिल्डिंग। शहजाद की मैंने जो आपको बताऊं, इनके ऑफ सीजन में, यानी आप कभी भी बुला लो, ये आपको फिट मिलेंगे, तैयारी के लिए मिलेंगे। क्यों? ये हर वक्त डाइट पे रहते हैं, ये अक्सर हर वक्त तैयार रहते हैं, बस मुकाबला लड़ना है। और मैं इनको ये देखता हूँ कि इनसे कॉन्टैक्ट करना सोशल मीडिया में मुश्किल होता है, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है। अब शायद कुछ हो जाए, अल्लाह ने इतना नाम दे दिया है, इतने मेडल जीतने हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा, अगर आपने कोई टारगेट अचीव है, सबसे पहले तो आप ये करें। दूसरी चीज़, ये इस खेल के अंदर मैं आपको गफ़ार बताऊँ कि ये दुनिया में वाहिद गेम है जिसमें सेल्फिश आदमी ही कर सकता है। ये कोई भी ऐसा आदमी जो सेल्फिश ना हो, बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता। अब उससे सवाल किया जाता है कि क्यों? देखें, बॉडी बिल्डर जब खाने का टाइम है ना, तो आएगा, वो आपसे पूछेगा नहीं कि मेरे खाने में से कोई, वो आपका भी खा लेगा। उसे सोना है, वो सोएगा। उसे जब एक्सरसाइज करने जाए, कोई जिए मरे, वो अपनी एक्सरसाइज करने जाएगा। तो ये सेल्फिशनेस होती है, सेल्फिश इन अ गुड मैनर अगर आप हैं, गुड तो मैनर आप कह सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन भी आप कह सकते हैं। सोहेल, अब इवेंट कौन से हैं? क्योंकि एक चीज़ हमने देखी है, जैसे आपने जिक्र किया कि रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, या जो फंडिंग्स हैं और ये जो पार्टिसिपेशन है
किस तरह मुमकिन हो पाती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। इस वक्त हमारी हॉकी टीम जो है ना उसको फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है, बट आपके रेगुलर टूर्स हो रहे हैं, तो आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जी, सबसे पहली चीज़ ये कि गवर्नमेंट के पास हमें कोई यहाँ तक के मेडल जीतने के बाद भी नहीं दिए जाते, ना ही प्लेयर जो जाते हैं। अच्छा, चंद खेल हैं या जिनके जान पहचान है उनको पैसे मिलते हैं, और उसके बावजूद सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड का फंड यूटिलाइज नहीं होता, आपको जैसे पता, और वापस चला जाता है, वो एथलीट को नहीं दिया जाता। ग्रांट मिलती है बॉडी बिल्डिंग? नहीं, कोई ग्रांट नहीं मिलती। ग्रांट मिलती है तो सर उसका तरीकेकार आपको पता है, जिस तरीके वो ग्रांट हमें नहीं चाहिए। तो हमें टॉप सिटी डेफिनेटली वाले भी ऐसे ही करवाते हैं। हाँ, टॉप सिटी हमें जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट है कुंवर मुईज़ खान, वो क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के शौकीन है, वो हमेशा से सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बोला अच्छे प्लेयर तो जितने हो मैं करूँगा। तो एक एथलीट पे सिर्फ जाना आना और वहाँ की फीस इस वक्त डॉलर हाई होने की वजह से 4 से 5 लाख का खर्चा आता है, जो कि वो करते। तो हम ये प्राइवेटली कर रहे हैं, उनके होते हुए पॉसिबल है, और जो कि हो रहा है, जिसकी वजह से ये माशाल्लाह चल रही है हमारी चीज़ें। ठीक है शहजाद, जैसे आपने पहले एशियन गोल्ड मेडल और अब आप वर्ल्ड कप का ब्रॉन्ज में, तो कुछ खबर छुप जाती है। खैर हम तो कोशिश करते हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म है कि इस पर ज़रूर हम हाईलाइट करें, बट कैसा लगता है, क्योंकि बाकी खेलों में, क्रिकेट में इतनी अप्रिसिएशन मिलती है, बट इस खेल में इतना टाइटल जीतने के बाद भी, मेडल जीतने के बाद हौसला अफजाई ना हो, तो दिल थोड़ा छोटा होता है, या सोहेल भाई थोड़ा मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये चलता रहेगा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि जब सोहेल भाई भी इतना मतलब अप्रिशिएट करते हैं, फिर जो हमें सबसे बड़ी बात है, जो लोग जा रहे हैं जिसके लिए, जो हमें इतना वहाँ पे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, जो हम लोग कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, इसकी वजह से ये भी बहुत है। और फिर आपको पता है एयरपोर्ट पे जब आपको लेना है, आपकी फैमिलीज़ और आपके स्टूडेंट्स बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बड़ा मोराल ऊपर हो जाता है, खुश हो जाती हैं, बस वो खुशी का एक आलम नहीं होता उस टाइम। ठीक है, फिर आखिर में क्विकली अब कौन से इवेंट इनके फर्दर आ रहे हैं, और उम्मीद रखें कि जैसे अभी मेडल्स आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि रेगुलर अब ये पार्टिसिपेशन हो रही है, जिससे लोगों को पता चल रहा है कि पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग में एक्टिव है, और शायद मेरे ख्याल में आपके ऊपर ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा यूथ है वो भी इस तरफ आए, क्योंकि वो स्टीरॉइड्स और जो बाकी सप्लीमेंट हमने देखा कि बहुत आज कुछ 2 साल पहले मुझे याद है ऊपर नीचे बड़ी अमवात हुई यंगस्टर्स की, तो वो बच्चों को भी क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, इस खेल की तरफ आने से डिसिप्लिन भी आता है, क्योंकि प्रोफेशनल आपके साथ आप लोग मौजूद हैं। देखिए जी, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिनको भी ये खेल वाहिद खेल है जिसमें आपको अपने आप से लड़ना है। हर खेल में अपोनेंट है, चाहे हॉकी है, फुटबॉल है, मुखालिफ है। ये आपको 2 किलो से करें, आप वेट उठाएं या 20 किलो उठाएं, आप 10 रैप लगाएं, तो बात ये है कि डिसिप्लिन एक तो आता है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो और हमारा पॉसिबिलिटी है कि सारी टॉप सिटी और भी स्पॉन्सर आए, हम गवर्नमेंट की तरफ देखें, दूसरे लोग स्पॉन्सर जी। मेडलिस्ट आपके सामने फेडरेशन मौजूद है, अगर आप जरूर स्पॉन्सर करना चाहें, सपोर्ट करना चाहें, तो ये भी पाकिस्तान के प्लेयर। बहुत शुक्रिया सोहेल और जनाब, फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से आखिर में क्विकली बात करते हैं। मैसी के फैंस के लिए जनाब कल था एक मैजिकल दिन, क्योंकि मैजिकल परफॉर्मेंस, और उनकी टीम पहुंची है फाइनल में, लेकिन आज मोरक्को और फिर इसी तरह वर्ल्ड चैंपियन फ्रांस का मैच है, जिसका हम सब बड़ा इंतजार कर रहे हैं। आप जाके रिपोर्ट देखिए कल मैसी की परफॉर्मेंस के हवाले से और आज होने वाले मैच के हवाले से। कल हम जो है वो PSL स्पेशल शो के साथ हाजिर होंगे, क्योंकि कल PSL का ड्राफ्ट भी है, परसों टेस्ट में शुरू हो रहा है, तो बहुत कुछ हैपनिंग है। कल 5:05 पर दोबारा डॉन न्यूज़ को ट्यून करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।